हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR4 में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज हम लेकर के आए आपका क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 9, जो कि 8 चैप्टर तक मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आप अब तक वो 8 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर पढ़ लेंगे, क्योंकि आपका अगर एक भी चैप्टर छूट जाता है तो प्रॉब्लम होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन को समय से मिलता रहे। और यह सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जितने भी प्यारे बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब फटाफट करो और वीडियो को शेयर कर दो यार। इस वीडियो को कम से कम पूरे में फैला दो, पूरे बिहार में, ताकि सारे बच्चों का काम हो जाए यार। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। मैं एक यूँ समझ लो कि एक बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी है, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं इस चैप्टर को जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है आपका अशोक का शास्त्र त्याग। अशोक यानी अशोक राजा, शस्त्र का मतलब होता है हथियार और त्याग का मतलब होता है छोड़ देना। तो अशोक सम्राट जो होते हैं वो शस्त्र को, हथियार चलाना छोड़ देते हैं। इसके लेखक कौन है? वंशीधर श्रीवास्तव। अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक हैं वंशीधर श्रीवास्तव। और ये कविता या कहानी नहीं है, बल्कि ये एक एकांकी है। क्या है? ये एक एकांकी है। ये चैप्टर नंबर आपका 9। हम पाठ कितना पढ़ने जा रहे हैं? ये आपका पाठ संख्या कितना है? 9 है। तो 8 मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो इस कहानी को पढ़ाने से पहले मैं आपको इस कहानी में आए गए पात्रों का नाम बताता हूँ। कितने पात्र यानी किन किन लोगों का इसमें नाम लिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अशोक सम्राट होता है जो कि मगध का होता है। अशोक सम्राट कहाँ? मगध का राजा होता है। पद्मा कलिंग महाराज की कन्या होती है। और इसमें सैनिक होते हैं, ठीक है, सैनिक दोनों का, पद्मा का और अशोक दोनों का होता है, ठीक है। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। अशोक सम्राट को आप सब जानते होंगे, वही अशोक सम्राट जो विश्वविख्यात चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कहलाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो कि विश्वविख्यात है। तो चलिए हम सबसे पहले अशोक का शस्त्र त्याग के बारे में पढ़ना चाहते हैं। देखिए, पहला दिन होता है जब मैदान में शिविर लगा होता है। शिविर यानी सिपाहियों का। अशोक जो है अपने सम्राट सेना के साथ मैदान में शिविर लगा होता है। और अशोक गुस्सा के बोलते हैं कि पिछले 4 सालों से युद्ध लड़ा जा रहा है और आज तक हम युद्ध नहीं जीते हैं। अगर यही हाल रहा तो क्या होगा कलिंग का? कलिंग का राज्य था वो। तो यही आ रहा है कि अशोक कह रहा है कि अपने सैनिकों से कि अगर यही हाल रहा, हम युद्ध जीत नहीं पाए, तो कैसे क्या हो, हमारी दशा हो जाएगी। हम किस मुंह से कहेंगे कि हम राजा है? तो फिर द्वारपाल होता है और एक होता है जो गुप्तचर होता है। तो द्वारपाल गेट पे खड़ा होता है, वहीं शिविर लगा होता है मैदान में। याद रखना, शिविर कहाँ लगा होता है? मैदान में। तो गुप्तचर राजा से कहता है झुक करके कि महाराज की जय हो। गुप्तचर संवाद लाना चाहता है, यानी संवाददाता। द्वारपाल कहता है कि संवाददाता संवाद लाना चाहता है। तो अशोक कहता है कि बुलाया जाए, और अशोक सम्राट उसे बुलाता है। तो संवाददाता कहता है कि अशोक महाराज की जय हो, 2 खबर लाया हूँ, अच्छी खबर लाया हूँ, बुरी खबर लाया हूँ। 2 में से पहले कौन सुनाओ? अशोक कहता है कि पहले अच्छी खबर सुनाओ। तो संवाददाता कहता है कि अच्छी खबर ये है कि कलिंग के महाराज जो थे वो मारे गए। तो अशोक खुश होता है और कहता है कि वाह, मारे गए तो कलिंग जीत ले गया, मगध की विजय हुई। तो फिर थोड़ी देर बाद संवाददाता कहता है कि किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया? अशोक कहता है क्यों, इतना बड़ा मुंह तुम्हारे पास तो है, उस मुंह से कहो। तो संवाददाता कहता है कि महाराज, कलिंग के महाराजा की तो हत्या कर दी मैंने, लेकिन कलिंग का फाटक द्वार आज भी बंद है। ये बात सुन के अशोक सम्राट तिलमिला जाता है, गुस्सा जाता है। क्या? मगध का यानी कि कलिंग का द्वार आज भी बंद है? ये कैसी बात हुई? ये कैसा, मतलब कि कैसी जीत है ये? तो अशोक उसके बाद अपने सेनापति को कहते हैं, सैनिकों से कहते हैं कि तो फिर जाओ, कह दो सैनिकों से कि कल सेना का संचालन मैं करूंगा और मैं खुद जाऊंगा ये इस कलिंग के द्वार पर लड़ने के लिए। और अशोक की सारी सेनाएं जो होती है वो जोश में आकर कहते हैं अशोक महाराज की जय हो, सम्राट अशोक की जय हो। अच्छा, अशोक को सम्राट इसलिए कहा जाता है कि वो केवल भारत के ही राजा नहीं थे, वो लगभग विश्व में कई स्थानों के राजा थे। तो जो विश्व लेवल पे राजा होते हैं ना, कई देश, दूसरे देशों पर भी, तो उनको हम सम्राट कहते हैं। इस तरीके से हुआ। अशोक अपने सारे सैनिकों के साथ सजे धजे और निकल पड़े कहाँ? ये कलिंग के मैदान में। अब अशोक कलिंग के मैदान में जाते हैं और अपनी सेना लेकर के जाते हैं, सैनिकों से कहते हैं। अशोक की सेना वहां पहुंचती है, कलिंग का द्वार बंद होता है
और जैसे ही अशोक की सेना कलिंग के द्वार के यानी गेट के बाहर होती है, वैसे ही द्वार फाटक खुलता है। यूं ऐसे कलिंग का द्वार खुल जाता है। कलिंग के द्वार खुलने के बाद साक्षात स्त्रियों की सेना बाहर निकलती है। किसकी? स्त्रियों की सेना बाहर निकलती है। और उस स्त्रियों की सेना में एक स्त्री जो कि बिल्कुल शस्त्र से सज्जित, सज्जित का मतलब क्या है, वो पूरा का पूरा शस्त्र से सजी हुई थी, पूर्ण रूप से शस्त्र से सज्जित होकर के और वो बाहर निकलती है। तो अशोक देख करके चौंक जाते हैं कि ये एक स्त्री, वो होती है पद्मा, याद रखना वो कौन होती है? पद्मा होती है। तो कलिंग के द्वार को, फाटक को खोल करके, चूंकि अशोक जाता है तैयारी में और कहता है अपने सैनिकों से कि पिछले 4 सालों से युद्ध हो रहा है, लाखों लोग मारे गए, लेकिन आज तक मगध कलिंग जीता नहीं, आज कलिंग जीता जाएगा। जब फाटक खोल करके कलिंग महाराज की कन्या, कन्या का अर्थ है पुत्री, पद्मा बाहर निकलती है और उसकी विशेष सेना भी जो होती है वो स्त्रियों की होती है। अशोक देखकर चौंक जाता है कि ये क्या? अशोक कहता है अपने सैनिकों, ऐसा लगता है साक्षात मतलब दुर्गा उतर आई है। और अशोक कहता है अपने सैनिकों से कि क्या अब अशोक को स्त्रियों से युद्ध करना होगा? स्त्रियां बाहर आती है, स्त्री की सेना और पद्मा उसमें होती है। पद्मा शस्त्र से सज्जित सारी स्त्रियों की सेना को लेकर के और अपने सैनिकों को कहती है, स्त्री की सेना को पद्मा कहती है कि आओ वीर कन्याओं, वीर बहादुरी, तुम्हें अब कलिंग के महाराज के हथियारों से यानी अशोक से लोहा लेना है। यानी लोहा लेना का अर्थ होता है, मुहावरा का अर्थ होता है लोहा, मुकाबला करना है। तुमको अशोक से लोहा लेना है, जिसने तुम्हारे भाई, पति, पुत्र की हत्या की, जिसने लाखों माताओं की मांग सुनी कर दी, जिसने निरपराधियों की हत्या कर दी, जिसने छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी। तुम्हें अपने जननी जन्मभूमि में समा जाना है या अंतिम प्राण तक अपने राज्य की रक्षा करना है। सारी वीर सेनाएं, स्त्रियों सेनाएं, पद्मा की जो स्त्री सेना होती है वो पूर्ण रूप से एकदम जोश में आ जाती है और कहती है, और फिर पद्मा, अशोक की सेना सामने खड़ी होती है और पद्मा कहती है कि कहाँ है अशोक? बुलाओ अशोक को, मैं अशोक से द्वंद्व युद्ध चाहती हूँ। अशोक सामने होता है, पद्मा अशोक को नहीं जानती है। फिर पद्मा कहते हैं कि बुलाओ अशोक को, कहाँ है अशोक मेरे पिता का हत्यारा? कलिंग का महाराज पद्मा के पिता होते हैं और अशोक की सेना जो होती है कलिंग के महाराज की गर्दने को काट के लेके चला जाता है। वहीं पर जोश में आकर के पद्मा कहती है कि कहाँ है अशोक? बुलाओ हत्यारे को, वो मेरे पिता का हत्यारा है। लाखों माताओं की, लाखों बहनों की गोद सुनी कर दी, मांग सुनी कर दी, छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी। मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। जब पद्मा ऐसी बात बोलती है तो फिर अशोक सामने ही होता है। अशोक कहता है कि महारानी, मैं ही हूं अशोक, लीजिए, आपको मारना है तो लीजिए, लेकिन मैं स्त्रियों पर शस्त्र न चलाऊंगा। अशोक क्या कहता है कि मैं स्त्रियों पर हथियार नहीं चलाऊंगा। ये होता है एक महान पुरुष की व्यक्तित्व कि कोई भी पुरुष स्त्री पर हाथ कभी नहीं उठाता। और अशोक सम्राट महान थे और उन्होंने पद्मा के सामने तलवार न उठाया। और अशोक कहते हैं कि मैं आपके सामने कराऊं, ये है सम्राट अशोक, ये अशोक है आपके पिता का हत्यारा। लीजिए, आप हमारे सामने, मैं आपके सामने माथा टेकता हूं, आप हमसे बदला ले लीजिए। तो पद्मा कहती है कि महाराज, देखो यहाँ पर बात भी ना बड़े अच्छे से होती है, महाराज मैं आपके भुलावे में आने वाली नहीं हूं। पद्मा को लगता है कि अशोक हमें भुलाना चाह रहा है, तो कहती है कि मैं आपके भुलावे में आने वाली नहीं हूं, आप युद्ध करें और मैं द्वंद्व युद्ध चाहती हूं, या तो आप जीते या मैं जीतूंगी। अशोक कहता है कि नहीं महारानी, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा पूछती है क्यों? स्त्री पर शस्त्र क्यों नहीं चलाओगे? तो अशोक सम्राट कहते हैं कि शास्त्र की आज्ञा नहीं है। किसकी? शास्त्र, याद रखना, शास्त्र यानी धार्मिक किताब को कहते हैं हम शास्त्र। ये शस्त्र था, शस्त्र का माने हथियार, ये शास्त्र है। शास्त्र का मतलब होता है धार्मिक किताब। अशोक कहता है कि हमारा शास्त्र जो है हमें आज्ञा नहीं देता कि हम स्त्रियों से लड़े, स्त्रियों का वध करें। तो पद्मा भी पढ़ी लिखी होशियार होती है। पद्मा कहते हैं कि अच्छा, ये तुम्हारा शास्त्र आज्ञा नहीं देता कि स्त्री पर हत्या करो, तो फिर वो क्या तुम्हारा शास्त्र वो आज्ञा देता है कि अपराधियों की हत्या कर दो, बच्चों की मांग सुनी कर दो?
यानी कि बच्चों की हत्या कर दो, लाखों बेकसूर बेगुनाह निरपराधी माताओं की गोद सूनी कर दी, बहुत सारी स्त्रियों का मांग का सिंदूर पोंछ दिया। क्या तुम्हारा शास्त्र यह आज्ञा देता है कि निरपराधियों की हत्या कर दो और बेगुनाह लोगों को मार दो? अगर तुम्हारा शास्त्र यह आज्ञा देता है कि निरपराधियों को मार दो, बच्चों को जान से मार दो, छोटों को मार दो और औरतों को मार दो, मतलब कि बहुत सारे लोगों को की हत्या कर दो, तो आग लगा दो ऐसे शास्त्र को जिसने तुम्हें ये सिखाया है। और बिल्कुल सही कहा उसने कि कोई भी धार्मिक किताब उसे लड़ने को नहीं सिखाता है। अशोक को पद्मा कहती है कि तुम अपने उस शास्त्र को आग लगा दो, जला दो, चूंकि अगर तुम्हारा शास्त्र आज्ञा ये देता है तो फिर स्त्री से लड़ना होगा। अशोक चुप हो जाता है और फिर पद्मा कहती है कि मैं आपके भुलावे में आने वाली नहीं हूं, मैं आपसे द्वंद्व युद्ध चाहती हूं। फिर अशोक सम्राट अंत में कहते हैं कि महारानी तो लीजिए, जिस अशोक सम्राट का सर आज तक किसी के सामने नहीं झुका, आज आपके सामने नतमस्तक है। और सम्राट अशोक अपना तलवार नीचे फेंक के पद्मा के सामने गर्दन झुका लेता है और कहते हैं कि मैं ही हूं आपके पिता का हत्यारा, आप चाहो तो ये गर्दन जो किसी के सामने आपके सामने झुका है आप काट लो इसे। लेकिन पद्मा भी वीर होती है, अपने गांव घर की लड़की की तरह ना होती है जो सिर फोड़ देगी मार करके। पद्मा कहती है कि तो जाइए महाराज। अशोक उसे छोड़ देता है कि स्त्री थी, स्त्री को हम नहीं मार सकते। तो फिर पद्मा कहती है कि महाराज अगर आप स्त्रियों पर वार नहीं करेंगे और आप अपना पड़न की रक्षा करें, अगर आप स्त्रियों पर वार नहीं करते तो मैं भी इस राज्य की महारानी हूं और मैं भी निहत्थों पर वार नहीं करती। जिसके हाथों में कुछ ना हो उस पर वार करना कायरता होता है। लड़ना है तो लेवल के लोगों से लड़े, छोटों से, जिसके हाथ में कुछ ना हो उससे बदला लेना। तो पद्मा ये कह के छोड़ देती है कि मैं निहत्थों पर वार नहीं करती और आप जाइए। पद्मा कहती है अशोक को कि आप जाइए, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए, जाइए और मैं भी आपको नहीं मारूंगी। और सशस्त्र सेनाएं स्त्री की जो होती है वो फिर दोबारा कलिंग के मैदान में अंदर चली जाती है और कलिंग का द्वार फिर से बंद हो जाता है। और अशोक वहां पर दुखी हो जाता है और सम्राट अशोक उस समय से प्रण कर लेते हैं कि मैं आज के बाद से, अशोक अपने जीवन काल में केवल एक ही युद्ध लड़ा था, वो भी कलिंग का युद्ध, और वहीं पर उसको एक ज्ञान आ गया। और अशोक वहां पर प्रण करता है कि यार हमारा शास्त्र तो ऐसा आज्ञा नहीं देता। फिर सम्राट अशोक वहां पर प्रण करता है कि मैं आज के बाद युद्ध न करूंगा और अपने सैनिकों को कहते हैं कि मेरे वीर सैनिकों फेंक दो अपने तलवार को, और आज के बाद ये सम्राट अशोक तुम्हें कभी नहीं कहेगा कि किसी निरपराधियों की हत्या करो। ये सम्राट अशोक तुम्हें कभी नहीं कहेगा कि माताओं की मांग सुनी कर दो और बहुत सारे माताओं की गोद सुनी कर दो, फेंक दो इन तलवार को। जब अशोक की बात ये सेना सुनती है अशोक की, तो सारे तलवार को फेंक देते हैं और अशोक के सारी सेनाएं और अशोक खुद पीला वस्त्र धारण कर लेते हैं और अशोक बौद्ध धर्म अपना लेता है। अशोक कौन सा धर्म अपनाता है? वहीं पर बौद्ध धर्म, जो कि बहुत ही अच्छा धर्म है। बौद्ध धर्म, इस धर्म को अशोक अपना लेता है। इससे पहले अशोक ब्राह्मण धर्म को अपनाता है, यानी हिंदू होता है, वो बहुत सारी चीज़ों का मीट मांस का भी उपयोग करता है। लेकिन वहाँ से अशोक, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और फिर वो अपने सारे सैनिकों को कहता है कि तलवार फेंक दो, ऐसे युद्ध नहीं करना है, जाओ अपना जीवन जियो। और ये जाकर के एक बौद्ध भिक्षु के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म अपनाना चाहता हूँ। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और वहाँ पर प्रण करते हैं कि जब तक, बौद्ध भिक्षु द्वारा दोहराया जाता है, कहा जाता है कि धर्म शरण गच्छामि, ये तो मैं भी भूल रहा हूँ, वहाँ पर दोहराया जाता है कि बुद्ध शरण गच्छामि, धर्म शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि। और बौद्ध धर्म के जो पुजारी होते हैं उनके द्वारा अशोक दोहराते हैं और अशोक कहता है कि मैं वादा करता हूँ, मैं प्रण करता हूँ कि जब तक हमारे इस शरीर में जान है तब तक मैं किसी भी प्रजा पर हत्या ना करूँगा, किसी पर अत्याचार ना करूँगा, और जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा मैं हर व्यक्ति की सहायता ही करता रहूँगा। और वहाँ से अशोक बौद्ध धर्म अपना करके और पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और कलिंग युद्ध के बाद जो होता है वो सम्राट अशोक कभी युद्ध नहीं करते हैं और यहाँ पर, और पद्मा की सेना अपने अंदर चली जाती है, सम्राट अशोक अपने अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर आपकी कहानी हो जाती है ख़त्म। कितनी इंटरेस्टेड कहानी थी। इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई प्रश्न हो, यहाँ तो मैंने बिल्कुल
सब चीज़ों को समझा दिया है। अगर इसके अलावा भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न खटक रहा हो कि यार सर से पूछना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट करेंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, व्यू भी पूरा नहीं करते हो, मेरा प्रॉब्लम तो है नहीं, नुकसान आपका होगा। एग्जाम नज़दीक आ रहा है, एक भी ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा, प्रॉब्लम आपको होगा। तो वॉच, फुल वीडियो को वॉच करें। जितने बच्चों ने वॉच किया है वो कमेंट कर दे कि सर मैंने इन तक वॉच किया है। और इसके बाद आपका कोई प्रश्न है, कहा कि पद्मा के ललकारने पर अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? चूंकि पद्मा स्त्री थी। क्लियर? पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पद्मा निहत्थों पर वार नहीं करती। क्लियर है? उसके बाद है सैनिक को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा और सम्राट अशोक द्वारा कही गई बातों को दोहराइए। ये तो कॉमन चीज़ है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि मगध की विजय हुई? मगध की विजय हुई? नहीं हुई। मगध की विजय हुई? नहीं। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, इसको चीज़ों में लिखना है। तो अगर इस प्रकार का पूरा आप कहानी लिख लोगे, अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। वीडियो को अगर आपने 8 चैप्टर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, या फिर प्ले लिस्ट से जाकर के पूरा वीडियो देख लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और कमेंट फटाफट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो हर हाल में कर लेंगे। तो दीजिए अपने आंसर को इजाज़त। मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।